स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंदौर किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम हुआ है, और हर विषय में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कुछ खास मेहमान से बात करी है। बात है स्वास्थ्य की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है ना कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। दो डॉक्टर मेरे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, डॉक्टर अजय हार्डिया जी। आप दोनों ही कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके लिए पहले कहा जाता था कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब बहुत तरह तरह के इलाज है। पहला सवाल अर्पित जी आपसे रहेगा, मॉडर्न होम्योपैथी आप जिस पर काम कर रहे हैं, ये मॉडर्न होम्योपैथी होता क्या है? क्योंकि अभी होम्योपैथी तो सुना था, अब ये मॉडर्न मतलब कैसा ये मॉडर्न है? जैसे कपड़ों में मॉडर्न इंडियन ट्रेंड करता है, वैसा ही मॉडर्न होम्योपैथी है, समझा दीजिए एक बार। जो मेरा कंसेप्ट है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, होम्योपैथी में भी कुछ नया लाने की ज़रूरत थी। जैसा कि आज हम बात करेंगे आपके चैनल के माध्यम से इंदौर की धरती पर, तो चूंकि जब इंदौर में कोई काम होता है तो कुछ यूनिक होना चाहिए, ऐसा हमारा टेस्ट भी है इंदौर का, और ऐसा हमारा सोचना भी है। हमारे जो बड़े सीनियर्स हैं, प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कुछ अलग काम किया है, देश के लिए कुछ अलग काम करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौर का नाम बहुत जल्दी आगे आता है। तो यही उम्मीद कुछ मुझे अपने आप से थी। चूँकि मैं बॉर्न एंड बॉट छत्तीसगढ़ में था, हमारे परिवार में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, मुझे स्पेशली होम्योपैथी में भेजा गया था। बट एक कंसेप्ट जो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं होम्योपैथी में पढ़ाई करूं तो कुछ ऐसा नया कंसेप्ट लाएं जो दुनिया में कुछ रिसर्च के माध्यम से कुछ नया दिया जा सके। तो उसके लिए इंदौर मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे टीचर से पूछता था कि सर ये होम्योपैथी 200 साल पुरानी सिस्टम है, जर्मनी से आई है, हम इससे पढ़ते हैं, बट हम इस पर जब बात करते हैं तो जो भी कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी देकर भी हम बचा नहीं पा रहे हैं, या एक तरीके से जो लाइलाज कैटेगरी में है, किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट जो कि स्टेज 5 के पेशेंट्स होते हैं, जो कि ट्रांसप्लांट के ऊपर निर्भर हैं या एक तरीके से डायलिसिस कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या सर्जरी के ऐसे पेशेंट जो कि ब्रेन ट्यूमर, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, अपेंडिसाइटिस, ऐसे जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, उसमें होम्योपैथी में जब काम नहीं होगा तो ये सब पेशेंट जब एलोपैथी में जाते हैं, इवन एलोपैथी में भी जब ये फेल हो जाते हैं या किसी कारण से इनका इलाज नहीं हो पाता है, तो हम इस पे कैसे काम करेंगे? तब उनका एक क्वेश्चन जो उस वक्त जो वो मुझे कहते थे कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें रिसर्च अभी बहुत बाकी है, और आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया, अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जब देवी अहिल्या हॉस्पिटल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना भी जाता है, लेकिन आप मुझे बताइए किस तरह की चुनौती भी आती है, क्योंकि कई बार कैंसर पेशेंट से डील करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो कैसे डील कर रहे हैं आप? नमस्कार, देवी अहिल्या की नगरी में आप सबका स्वागत है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में इंदौर का नाम रोशन कर रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल द्वारा यूनिक ट्रीटमेंट, बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी हम लोग इलाज करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में 3 तरीके से होता है। जब कैंसर डायग्नोस होता है तो उसकी सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है। इसके बाद मेटास्टेटिक स्टेज में कैंसर होता है, दोबारा पेशेंट कीमो या रेडिएशन की स्थिति में नहीं होता है, पेशेंट बहुत पेन में होता है। तो उस समय देवी अहिल्या हॉस्पिटल में मरीज आते हैं और हम उन मरीजों का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन, हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उसके द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। और उसके द्वारा जो पेशेंट मॉर्फिन पे होते हैं, उनकी मॉर्फिन भी हम पहले दिन से बंद करते हैं, और पेशेंट का पेन ख़त्म होता है, उसकी तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं, और पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है, और पेशेंट अधिक समय तक जीवित रहता है। ठीक है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, हम बात करें तो होम्योपैथी से इलाज करने की कैंसर के लिए, लेकिन कैंसर बहुत जल्दी बढ़ता भी है, ये कहा जाता है, और अक्सर कहा जाता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो असर करती है। और आप ये भी कह रहे हैं कि कैंसर चाहे किसी भी स्टेज में हो, हम ठीक कर ले रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि होम्योपैथी, क्योंकि बार बार जैसा मैं कह भी रही हूँ कि बहुत स्लो वर्क करती है, तो ये कारगर साबित होता है वाकई में? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से कैंसर पे, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो 300 बीमारियों पे हमने अलग अलग कैटेगरी में जो डाल रखे हैं, एक तरीके से आप उनके प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से वो एक डाटा बहुत सक्षम डाटा है,
जो किसी सिस्टम को प्रूव करने के लिए काफ़ी होता है कि हम एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम, एविडेंस बेस्ड सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो चूंकि अगर आपने बात कैंसर पे की है, मेरे साथ सर भी बैठे हैं, तो कैंसर पे जो बात होती है कि लास्ट स्टेज के जब पेशेंट्स आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, इवन टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी जब वो फेलियर अवस्था में हमारे पास आते हैं तो उस समय तक उनका बॉडी रिस्पॉन्स पूरी तरीके से डीएक्टिव हो चुका होता है, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक दुविधा भी है, तो एक चैलेंज भी है, तो अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर मैं उस स्टेज पे अगर काम करता हूँ और किसी के लिए फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग देने का काम करने की कोशिश करता हूँ, तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा काम होता है। और मैं बात करूंगा अब कैंसर पे होम्योपैथी, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो स्लो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये बात सही है कि जब लास्ट स्टेज में पेशेंट आएगा तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसे स्लो ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सके। तो निश्चित रूप से इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए एक नया प्रारूप लाने की जरूरत थी, जिसको नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। क्योंकि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी पहले कभी था नहीं, इसलिए सुपर स्पेशलिटी वर्ड को प्रूव करने के लिए हमने इसकी विधा में बहुत सारे चेंजेस किए। जो होम्योपैथी की दवाइयाँ 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, जो ऐसा हमने पढ़ा था, उसको हमने चेंज किया। कैंसर के 9-9 सेंटीमीटर के गठानों के जब केस हमारे पास आते हैं, इवन जो फैल चुके होते हैं, तो चूंकि समय की प्रतिकूलता के हिसाब से हम 20 साल उस पेशेंट्स के लिए नहीं दे सकते, इसलिए हमने उस डोज को बढ़ाया जो होम्योपैथी में हमें पढ़ाया गया था। 5 बूंद, 10 बूंद को हमने 60 बूंद से लेके 240 बूंद से लेके 960 बूंद तक यूज़ किया। तो ये जो एक तरीका था कि हमने डोज सेफ सिस्टम को फास्टेस्ट सिस्टम में डेवलप किया, और बीमारी की अवस्था के अनुसार पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये पांचों काम एक साथ किया। एक साथ करने का मतलब है कि हम दवाइयों को इतना पावरफुल तरीके से यूज करते हैं कि पेशेंट के बॉडी रिस्पांस को, इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाते हैं और कैंसर पर अटैक करते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि पेशेंट का जब इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ता है तो चूंकि चारों काम साथ में चल रहा होता है, तो आपकी रिपोर्ट्स में चेंजेस आते हैं। 9-9 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर की गठाने डिसॉल्व होते हैं, और पेशेंट का जब बॉडी रिस्पांस अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट बॉडी रिस्पांस अच्छा होने के कारण कैंसर से फाइट भी कर पाता है। तो मेरे चैनल पे आप जाओगे तो करीब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 9-9 साल से आज कैंसर के आखिरी स्टेज से जो जूझ रहे थे, आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम जो आप एक लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास था हमारा। नुकसान भी काफी होता है, होम्योपैथी नुकसान भी कम करेगा। डॉक्टर अजय हाडिया, मेरा सवाल आपसे रहेगा। लगातार हम बात कर रहे हैं कैंसर के बढ़ते प्रकोप की, लेकिन जब पहले किसी को कैंसर होता था तो लोग ये कहने लगते थे, यार ये कुछ दिन का मेहमान है, इनकी आओ भगत कर लो, अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि कैंसर तो ठीक हो ही नहीं सकता। लोगों के मन में ये बात रहती थी, लेकिन अब वो क्यूरेबल भी है। कई ऐसे इलाज आ चुके हैं जिनसे कैंसर ठीक हो जा रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल किस तरीके से कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, और पहले कैंसर पेशेंट और आपके कैंसर पेशेंट में आप क्या फ़र्क देखते हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी बहुत फास्ट वर्क करती है, और एलोपैथी में ही पेशेंट को एडमिट करने की प्रथा है। मैक्सिमम केसेस में आयुर्वेद और होम्योपैथ इस प्रकार के केस में पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में बिना पेशेंट को एडमिट किए हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। हमारे पास वो मरीज आते हैं जो टाटा से, एम्स से रिजेक्ट हो जाते हैं और बोला जाता है कि अब घर ले जाके इनकी सेवा कीजिए। उस समय पेशेंट बहुत पेन में होता है, मॉर्फिन पे उनको डाल दिया जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उस पेनफुल कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। उन पेशेंट को हम 7 दिन अपने यहाँ एडमिट रखते हैं। वहाँ पर हम 3 बार उनकी थेरेपी करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मेडिसिन का होता है, और हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उन चक्रों के अंदर मेडिसिन को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। उस कारण से वहाँ पे उनका एनर्जी सप्लाई बढ़ता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ता है, एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ता है, और नर्व्स फिर से एक्टिवेट होते हैं। और कैंसर सेल्स हम जानते हैं कि हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, आसपास के सेल से वो ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी कारण से पेन होता है। हमारी मेडिसिन जो है वो हर्बल मेडिसिन है, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है। 115 प्लांट्स एक जरूरी सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे, एक जरूरी सवाल है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज अटेंशन इधर ध्यान दीजिए। जो उधर कोने में है, इधर कोने में है, बीच में कहीं पे भी कोई भी बैठा है, तो इस सवाल का जवाब सुनिए, क्योंकि मैं सर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि हमको पता ही नहीं होता कि कैंसर होता क्यों है।
मैं 5 कारण आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर होता क्यों है, क्योंकि आजकल कोई एज लिमिट नहीं रह गई। छोटे से बच्चे को भी कैंसर हो गया, किसी को भी कैंसर हो गया, कौन सा कैंसर हो गया, मतलब हम कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि अच्छा इसमें भी कैंसर होता है, ये भी कैंसर होता है। तो कई रिसर्च भी कहते हैं कि कोई उम्र सीमा नहीं है, और साथ ही संख्या मरीजों की बढ़ते जा रही है कैंसर में। तो ये होता क्यों? 5 कारण आपसे जानना चाहूंगी, और हर कोई सुनिएगा ध्यान से सर की बात। देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे नोन फैक्टर है और अननोन फैक्टर है। नोन फैक्टर तो हम जानते हैं कि हम तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके पाउच पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। और हमारे अस्पताल में यदि 100 केस यदि कैंसर के आते हैं और 90% केस यदि ओरल कैंसर के हैं, तो वो 90% में से 89% जो टोबैको च्यूइंग उनकी हैबिट होती है। रेस्पिरेटरी कैंसर हो रहा है तो उनकी पता लगता है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो एक तो नॉन फैक्टर है कि तंबाकू है, लीकर है, जो बहुत ज़्यादा वाइन पीते हैं उनको लीवर कैंसर होता है। परंतु ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्टर हैं जिसमें हमारा एक क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा हमारा जो किचन है, जहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से, हम गेहूँ जो खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से। आज से 40 साल 50 साल पहले हम लोग ज्वार या बाजरा खाते थे, परंतु आज हर घर के अंदर गेहूँ खाया जाता है, और गेहूँ ग्लूटीन जो है वो सबसे ज़्यादा कैंसर पैदा करता है। तो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो फूड हम जो ले रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड्स है। तो पेस्टिसाइड्स ही सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। तो पेस्टिसाइड्स को हम कम कर दें, ऑर्गेनिक खाद को हम यदि स्टार्ट कर दें, ऑर्गेनिक खेती हम हमारे किसान स्टार्ट कर दें। हमारी सरकार पेस्टिसाइड्स के लिए बोलती है कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, हम अधिक पैसे के अंदर हम लोग वहाँ से खाद लेके आ रहे हैं। हमारी सरकार ये बोलते हैं हमारे किसानों की वो जो फसल पैदा कर रहे हैं उससे हम 10,000 रुपये क्विंटल यदि हम गेहूँ और मक्का और ये खरीदेंगे, ऑर्गेनिक खरीदेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस प्रकार से हम कैंसर को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बता दी, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए वो कारगर होगी। और कैंसर या आपके आसपास कभी किसी में होता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर हार्डिया या फिर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, आखिरी सवाल है आपसे, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ब्रिक्स देशों के लिए भी अब आप सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के लिए भी काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि इंदौर के एक डॉक्टर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ब्रिक्स देशों में मॉडर्न होम्योपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। डॉक्टर साहब, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, एक बार बता दीजिए। काफ़ी प्राउड महसूस होता है जब यूएस में गया, रशिया में गया, और ब्रिक्स देशों के नाम से जो ऑनर मिलता है। कहीं ना कहीं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई, ऐसे करीब 22 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ब्रिक्स देशों में होम्योपैथी मेडिसिन के लिए मुझे एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया है। मैं मोदी सरकार के प्रयासों में इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो उनकी सोच है कि जर्मनी से जो बनी हुई होम्योपैथी है, जब इंडिया में हम इतने सारे अच्छे होम्योपैथ काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रैक्टिस करने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है, तो क्यों ना हमारे यहाँ से कुछ नया जो रिसर्च का डेटा है, जब हम WHO को सबमिट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, जिसको हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अब आगे प्रचार प्रसार में आना चाहिए। और ये इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए एक शुरुआत थी, जो कि हमारी क्लिनिक लोकल क्लिनिक की जगह ग्लोबल क्लिनिक के रूप में काम कर रही है। ऑलरेडी 19 देशों में मेरी सेवाएं जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा एक प्रयास था कि ब्रिक्स देशों में हमारी पहचान जाए, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है, और ये मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, और ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम किसी भी तरीके से जो अपनी बात है, जो सोशल लेवल से लेकर अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, उसमें भारत का नाम जो आगे बढ़ेगा, उसमें ब्रिक्स देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि कभी ऐसा कहा जाता कि होम्योपैथी जर्मनी से बनाया हुआ है, अब सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो जनक है या एक तरीके से प्रेरणा है, वो इंडिया से जाएगा। और इससे न केवल होम्योपैथी बढ़ेगी, बल्कि वर्ल्ड वाइड सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। गर्व की भी बात है कि आप अलग अलग देशों में अपने ट्रीटमेंट को पहुंचा रहे हैं, मॉडर्न होम्योपैथी को बढ़ावा
दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा मन में आ रहा है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के ग्लास से भी कैंसर होता है, ये भी कहा जाता है। तो जो घरेलू महिलाएं घर पर प्लास्टिक का ग्लास इस्तेमाल करती है, उनके लिए सवाल है, क्या वाकई में प्लास्टिक के ग्लास के इस्तेमाल से भी कैंसर हो जाता है? डॉक्टर बिल्कुल हो अर्पित चोपड़ा। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइक्रो जो प्लास्टिक होते हैं, जो कि सर चूंकि कैंसर पे भी काम करते हैं, सर ने भी अभी बताया कि बहुत सारी लाइफ सुनिएगा, ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, कि प्लास्टिक की ग्लास के इस्तेमाल से भी कैंसर हो सकता है। एब्सोल्युटली, जो आप प्लास्टिक की ग्लास आप यूज़ करते हैं, उसमें जब भी आप कोई गर्म प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, गर्म जो भी आप कुछ भी अगर चाय वगैरह पीते हैं या किसी प्रकार से कोई भी गर्म चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो जो माइक्रो केमिकल प्लास्टिक के होते ठीक हैं है सर, वो एक मिनट भाई साहब, जो ये आप लोग सर्व कर रहे हैं शरबत, वो कोई प्लास्टिक का ग्लास तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना? प्लास्टिक के ग्लास में तो जूस नहीं मिल रहा, एक बार चिल्ला के ही बता दो कि हाँ या ना। नहीं ना? ठीक है, तो ये विस्तार न्यूज़ है। विस्तार न्यूज़ लोगों का ध्यान देता है, और देखिए इसलिए हम लोग आपकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। आपके सेहत का ध्यान में रखने के लिए डॉक्टर की भी बात सुना दे रहे हैं कि किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था, जैसे कि हम चाय पीते हैं, वहाँ पर कभी प्लास्टिक का कोई ऐसा जो यूज एंड थ्रो कप मिलता है, उसमें जो गर्म चाय होती है, तो निश्चित रूप से माइक्रो केमिकल जो प्लास्टिक के होते हैं, वो हमारे आंतों में जाकर कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता है। और ये जो माइक्रो ओवन वगैरह जो हम चूंकि पाश्चात्य शैली से प्रभावित होकर यूज़ करते हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जहाँ तक हो सके प्लास्टिक में गर्म चीज़ों का उपयोग करना बंद करें। ये एक छोटा सा कारण होता है, लेकिन जब हम पेशेंट्स देखते हैं, जब कहते हैं कि सर मैंने जीवन भर कुछ नहीं किया फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ, तो अगर ऐसे क्वेश्चन जब पेशेंट्स पूछते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन सभी कारणों पर जब बात करते हैं, तो उनमें से एक कारण ये भी साबित होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन महिलाओं ने अपने जीवन भर अपने हस्बैंड को या परिवार के बड़े मेंबर्स को समझाया कि आप गुटखा मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, एक तरीके से ड्रिंक मत कीजिए, लेकिन उन्हें कैंसर नहीं हुआ। लेकिन मैंने उन महिलाओं को खुद माउथ कैंसर होते हुए देखा है। तो इसका मतलब है कि कैंसर किसी के हाथ में नहीं है। इरेगुलर लाइफस्टाइल, पाश्चात्य शैली में हम जितना कई बार अपने आप को ईजी करने के लिए ढालते जा रहे हैं, एक तरीके से हमारी संस्कृति के अगेंस्ट जाकर हम कई बार अपने लाइफस्टाइल को ऐसा चेंज कर लेते हैं कि रात भर हम जग रहे हैं, एक तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से पेस्टिसाइड्स का उपयोग, और जैसे सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्स को कमज़ोर करती है। और पोस्ट कोविड, ये बात मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बोलूँगा कि ऐसा हम में से कोई भी इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से फिजिकली ठीक है या मेंटली कॉन्फिडेंट है या सोशली वो पूरी तरीके से खड़ा हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो विड्रॉ हुआ है, जरूर पोस्ट कोविड तरीके से तकलीफ हुई है, तो अब आपको ज़्यादा संभालना है। जी, आपने बहुत कुछ बता दिया है। मैं डॉक्टर हाडिया आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। हमारे आसपास बीच कोई ना कोई परिवार मिल जाता है जिससे कैंसर हमें मरीज मिलते हैं। तो उन्हें ये एडवाइस देता हूँ कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। कैंसर को हराया जा सकता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण जो रोल है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, उससे हम उसको हरा सकते हैं। जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए ये एडवाइस है कि जो खाना है, अपना जो फूड है, वो केवल 10 घंटे खाना है। 14 घंटे आपको फास्टिंग उपवास रहना है। 10 घंटे आपको खाना है, जैसे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करिए, 11 बजे आप लंच करिए, शाम को 4 बजे कुछ आप लिक्विड डाइट लीजिए, शाम को आप खाना लीजिए। ऐसा करते हैं तो आप कैंसर को हरा सकते हैं। और जो लोग सुबह से कई बार होते हैं, ऑफिस निकल जाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, उनका जो ब्रेकफास्ट है वो 1:30-2 बजे हो रहा होता है, उनको अल्कलाइन डाइट्स लेनी है। और दूसरा जो मिलिएट्स है, मिलिएट्स कैंसर को ठीक करने में, नॉर्मल सेल्स को बदलने में मिलिएट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मिलिएट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यदि वो लेते हैं तो कैंसर से वो हरा सकते हैं, कैंसर को वो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, आने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए और बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए।